Hey guys, welcome to your next and the last lecture for this particular SFM का chapter that is mutual funds. चलो साहब, हमारे चार इलिस्ट्रेशंस बचे हैं 29, 30 एंड देन दो कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जो दो इलिस्ट्रेशंस है, एक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो दो इलिस्ट्रेशंस है दैट इज अबाउट मॉर्निंग स्टार इंडेक्स 23 एंड 24. ठीक है, सो चल अभी शुरुआत करते हैं 29 एंड 30 को खत्म कर देंगे बिकॉज दीज आर द इजी क्वेश्चंस. इसमें कुछ नई कॉन्सेप्ट्स नहीं है. फिर नया वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे एंड उसके दोनों क्वेश्चंस खत्म कर देंगे. ठीक है, एंड ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. चलो साहब, इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे आओ मेरे साथ. देखो क्या बोल रहा है. इक्वी स्टेबल इज अ पोर्टफोलियो मॉडल वेयर इन 20% ऑफ द फंड वैल्यू इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. बोले इक्वी स्टेबल करके एक ऐसा एक पोर्टफोलियो मॉडल बनाया हुआ है जहां पे उसके फंड का जितना 20% है वो 20% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स माने क्या, ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स जहां से फिक्स्ड इनकम आ रहा है. फिक्स माने इनकम जो आएगा, रिटर्न्स जो आएगा वो फिक्स्ड है, पता है कितना मिलेगा. फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, पता है भैया एफडी करी 6% इंटरेस्ट रेट है, दैट्स इट. मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए 6% मिलने वाला है फॉर दैट रिस्पेक्टिव पीरियड. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम, क्योंकि कूपन रेट फिक्स है, इंटरेस्ट रेट फिक्स है. इंटरेस्ट को बॉन्ड में कूपन बोला जाता है, सो वो फिक्स है. 5%, 6%, 9%, 10%, 12% फिक्स्ड है. कोई कुछ भी हो जाए मार्केट में वो चेंज नहीं हुआ फॉर दैट रिस्पेक्टिव पीरियड. डिबेंचर सेम, इंटरेस्ट रेट फिक्स है. सो नाउ दीज आर द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, अ लॉट ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. ठीक है, सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में 20% गया है. तो फिक्स्ड इनकम से क्या होता है, मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. इक्विटी से रिस्क बढ़ेगा क्योंकि कितना रिटर्न मिलेगा उसका भरोसा नहीं. बट फिक्स्ड इनकम में पता है कितना रिटर्न मिलेगा, मार्केट में ऊपर जाए या मार्केट नीचे आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना मिलने वाला है. मतलब रिस्क तो नहीं है ना, तो रिस्क को बहुत कम करना है तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व करेंगे. सो 20% इन लोगों ने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है. द बैलेंस 80% इज डिवाइडेड अमंग ओल्ड इंडस्ट्री स्टॉक दैट इज आयरन स्टील, automotive industry stock, IT stocks, information technology stocks, infrastructure company stocks and financial services sector. बाकी 80% पैसा जो है वो 5 सेक्टर्स में डिवाइड करा है. मतलब एक दिमाग लगाया होगा. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग पढ़े हैं, जितना ज्यादा अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन करोगे आपका उतना अनसिस्टमेटिक रिस्क कम होगा. इन लोगों ने यही ट्राई करा. देखो डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़िया किया. पहला तो कुछ इनकम इन लोगों ने फिक्स्ड इनकम में डाल दिया सो दैट ओवरऑल रिस्क मेरा उतने परसेंटेज से कम हो जाए. समझ रहे हो, 20% पोर्शन के लिए वो रिस्क नहीं है जो इक्विटी के लिए होता है. बट 80% के लिए वो रिस्क भी लेना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए. समझ रहे हो क्या, ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल चाहिए. तो इन दैट सिनेरियो वो लोग रिस्क तो लेना पड़ेगा साहब, रिस्क है तो इश्क है, सिंपल सी बात है. तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे. 80% इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी. बट ये लोग बोले कि 80% में इक्विटी में करूंगा फिर भी रिस्क आएगा. बट उस रिस्क में से जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसमें तो टोटल रिस्क है ना, सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक तो मैंने इक्विटी में लिया है. क्यों क्यों लिया सिस्टमेटिक रिस्क? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा होगा, रिस्क लेने से रिटर्न ज्यादा मिलने का संभावना. बट रिस्क लेने की वजह से रिटर्न नीचे जाने का भी संभावना. बट रिस्क तो है ना, तो रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी तो है. बट सेकंड चीज साहब, ये लोग बोले उसमें से जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है क्यों ना उसको कम करा जाए. समझ रहे हो, जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है तो उसको कम करने के लिए ये लोग उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करें कि मैं अलग अलग इंडस्ट्री का लेता हूं. समझ गए क्या? सो ओवरऑल रिस्क मेरा कम हो जाएगा. कैसा? जैसे कि ओल्ड इंडस्ट्री स्टॉक आयरन एंड स्टील, ये कुछ पोर्शन उसमें इन्वेस्ट किए. सेकंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टॉक में किए. थर्ड आईटी स्टॉक में किए. देन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में किए. एंड द लास्ट वन इज द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. मतलब जो बड़े सेक्टर्स है ना सबको इन लोगों ने कवर करा और 80% का पैसा पूरा इसमें बाइफकेट करा. सर कौन से सेक्टर में कितना करा उसके लिए रेशियो दिए. देखो 4:2:6:3:5. मतलब 4 टाइम्स पैसा ओवरऑल टाइम्स में से. ओवरऑल टाइम्स कितने हैं? 4+2+6, 4+2 6 +6 12, 3 15 and 5. So मतलब out of 20 parts, 4 parts they have invested in old industry stock, 2 parts in automotive, 6 parts in IT stocks. क्योंकि IT को इतना ज़्यादा फटका नहीं बिकता है, कोविड में भी देखा होगा आपने. सही है. 3 पार्ट्स इन इंफ्रा एंड 5 पार्ट्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज. क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक ऐसा सेक्टर है जो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा. बैंक बंद होगा ऐसा कभी सोचा है? SBI बंद हो गया, सब बैंक्स बंद हो गए, बैंक नहीं चलता अभी. कभी सोचा है? सोच नहीं पाओगे. फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पॉसिबल ही नहीं है साहब. इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कितना बढ़ रहा है दिनों दिन.
तो ये सेक्टर में तो कभी मतलब लॉन्ग टर्म में लॉस होने का संभावना तो नहीं है ना। दैट्स वाई फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का जमाना है, तो ये स्टॉक्स में देखो ज्यादा किया इन्वेस्ट, मतलब रिस्क भी ले रहे तो कितना प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या आप लोगों को। तो ये इस हिसाब से इन लोगों ने पैसा किया। ये बस मैं कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहा होता, इतना ज्यादा डिस्कशन किया है 4 लाइन्स के ऊपर। याद आ रहा है आपको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब चीजें ऐसे ना दिमाग में बैठनी चाहिए, कैसे करते हैं क्या करते हैं, ठीक है। चलो, सो 20% फिक्स इनकम हमारे लिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज दिस, कि 20% फिक्स्ड इनकम है, 80% बाइफर्केट करें इक्विटी में 5 सेक्टर्स में इन द रेशियो ऑफ 4:2:6:3:5, ठीक है। नेक्स्ट, 3 म्यूचुअल फंड्स एक्स, वाई एंड जेड, 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम से एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों म्यूचुअल फंड है, सॉरी तीनों म्यूचुअल फंड से एक्स, वाई एंड जेड, उन्होंने ऑफर कराए अ फंड स्कीम, इन तीनों ने एक ऑफर कराए फंड स्कीम बेस्ड ऑन दिस इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल। ये जो इक्विस्टेबल का पोर्टफोलियो मॉडल था ना, इसी के बेस पे इन लोगों ने म्यूचुअल फंड का स्कीम बनाया। किसने बनाया? एक्स, वाई एंड जेड ने। द एक्चुअल रिटर्न ऑन इक्विस्टेबल पोर्टफोलियोज ऑफ ईच ऑफ द 3 फंड्स फॉर द पास्ट 3 years इज एज फॉलोज। बोले एक्चुअल रिटर्न इन तीनों का, एक्स, वाई एंड जेड का, कितना है पास्ट 3 years में इन लोगों ने दिया हमें, कि पोर्टफोलियो एक्स जो बना उसमें बेस्ड ऑन दिस इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल जो एक्चुअल रिटर्न आया दैट इज दिस वन, 17.35, 18.70, 21.60, पोर्टफोलियो वाई का ये एंड जेड का ये, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा इधर एंड उधर डिफरेंस मिलेगा क्योंकि अल्टीमेट बेस मॉडल इज सेम, इक्विट स्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल के बेसिस पे ये तीनों स्कीम्स बनाए, बट उसमें प्रोपोर्शनेट कुछ थोड़ा चेंज किया होगा इन लोगों ने, कंपनीज का सिलेक्शन चेंज किया होगा इन लोगों ने, समझ रहे हो क्या। बिकॉज ऑफ दैट, इस सेक्टर बोले ना, सेक्टर बोले ना, तो सेक्टर में तो कोई भी कंपनी, कोई भी एक्स ने किसी और कंपनी में किया, वाई में किसी और ने किया, जेड में किसी और में किया, तो बिकॉज ऑफ दैट ये चेंजेस हो रहे हैं रेट्स में। नहीं तो कोई बोलेगा सर एक ही पोर्टफोलियो मॉडल बेस्ड है, तो क्यों सर ये तीनों के रेट्स में एक्चुअल रिटर्न्स में चेंज हो रहा है, समझ रहा है क्या। क्योंकि सेक्टर सेम है, प्रोपोर्शनेट सेम है, बट द कंपनी सिलेक्टेड कुड बी डिफरेंट, समझ रहे हो। एंड दैट इज द रीजन इतना ज्यादा ह्यूज गैप नहीं है किसी भी रेट्स में, चेक करना प्लीज एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, बीटा फैक्टर ऑफ द इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो इज मेजर्ड एट 1.35। बोले ये पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो, मतलब ये ऊपर वाला इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो जो मेन पोर्टफोलियो है उसका बीटा है 1.35। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इंडिकेट दैट 1000 इन्वेस्टेड विल फेच 153 इन एन ईयर। एक साल में 1000 रुपए लगाएंगे मार्केट में तो 153 रुपीज मिलेगा, ये है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। क्या मैं इसका परसेंटेज निकाल सकता हूँ? यस सर, एब्सोल्युटली, हम लोग तो बच्चों जैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 153 डिवाइडेड बाय 1000, एंड ये ईयर में ही बात करी तो इसलिए ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं। सो 15.3% वुड बी हाउ मच? 15.3% वुड बी माई, व्हाट शैल बी दिस, दिस वुड बी माई मार्केट रिटर्न, RM, सही है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.35। देन नेक्स्ट, इंक्लूडिंग द कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड यील्ड। बोले ये 153 रुपीज में सब कुछ है इंक्लूडेड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड यील्ड एज वेल। उसके बाद में बोले आरबीआई का जो बॉन्ड है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यील्ड करता है 4.5%, मतलब सर रिस्क फ्री है क्योंकि आरबीआई का बॉन्ड है एंड सेकेंड उसमें गारंटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तो इसको मैं RF मान सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, रेट द फंड मैनेजर्स ऑफ XYZ। बोले ये एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों का जो फंड से मैनेज किया, ये तीनों के जो फंड मैनेजर्स थे जिन्होंने स्कीम बनाया बेस्ड ऑन द इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल, क्या ये स्कीम्स उनके लिए कितना सर अच्छा साबित हुआ। तो ये रैंकिंग करना उन फंड मैनेजर्स के फंड मैनेजमेंट के टेक्निक को, ठीक है। सो क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग, देखेंगे क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। बिकॉज रैंकिंग करना है तो मेरे पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल है, पहला शॉपे मॉडल, सेकंड ट्रेनर मॉडल, थर्ड वन इज माई दिस जेंसन अल्फा। पहला शॉपे मॉडल में आई वांट द टोटल रिस्क, क्या मैं यहाँ पे टोटल रिस्क का इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में? सब बिल्कुल भी नहीं, वी डोंट हैव एनी रिस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल रिस्क का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन कहीं पे नहीं दिया, ठीक है। सर क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं? क्योंकि तीनों का पास 3 years का दिया है तो x मान के x बार निकालेंगे, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई n एंड रूट लेंगे, समझ रहे हो क्या, गेटिंग माई पॉइंट। क्या हम निकाल सकते हैं? यस, बट क्या निकालने की जरूरत है क्या? नो, क्योंकि आगे जो चीजें दी वो हमारे लिए सपोर्ट में नहीं है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, शार्पे रेशियो तो हो गया, क्या ट्रेनर रेशियो में यूज कर सकता हूँ क्या?
सर ट्रेनर रेशियो में यूज कर सकता हूं कब? ट्रेनर रेशियो में क्या बोला है कि मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला आरएफ का विच कंपेयर टू द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो मेरे पास में यहाँ पे जो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो दिया वो ओवरऑल इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल का दिया 1.35। आई डोंट हैव द बीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा दिमाग लगा सकता हूँ आगे जाके। जेंसेन अल्फा बोलता है सीएपीएम के हिसाब से रेट निकालो, इक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एंड देखो फंड मैनेजर में एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न कितना अचीव किया। तो क्या सर एक्चुअल हमारे पास है? यस एब्सोल्युटली, वी हैव एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्स का 17.35, 18.7 एंड 21। सर इसमें से कौन सा लेंगे, क्या लेटेस्ट वाला या तीनों का एवरेज? सर लॉजिकली तीनों का एवरेज लेना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो तीनों का एवरेज लेंगे, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम सीएपीएम के हिसाब से निकालेंगे। तो सीएपीएम के लिए कैन वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा? यस एब्सोल्युटली वी हैव द इंफॉर्मेशन। आरएफ 4.5%, आरएम 15.3% हमने कैलकुलेट करा। आरएम माइनस आरएफ करेंगे, काम बन जाएगा, इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, जो बेस पोर्टफोलियो है उसका बीटा कितना दिया 1.35। उसी के बेस पे ये तीनों पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। तो क्या हम लोग वो 1.35 को कंसीडर कर सकते हैं यहाँ? यस एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ निकाला कि सर मार्केट में मैं ये इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल से कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे? 4.50% आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ 15.3% माइनस 4.50% इंटू बीटा 1.35। दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेड रिटर्न। समझ लो, अभी ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा गाइस, कम ऑन, ये मैं कंपेयर करूंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आता है देख लो, ये 15.3 माइनस 4.5, 19.08%। ठीक है सर, नाउ ये क्या बोल रहा है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल से मिनिमम इतना रेट ऑफ रिटर्न। कहां से? इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल। एंड मुझे इतना पता है कि साहब ये जो तीनों म्यूचुअल फंड है ना, एक्स वाई एंड जेड, दीज आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन व्हाट? इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल। सिर्फ इनमें कंपोजिशन, सिलेक्शन ऑफ कंपनी शायद अलग हो सकता है, बिकॉज इक्विस्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल में सेक्टर की बात करी है, कंपनीज की बात नहीं करी। समझ रहे हो क्या? एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, थोड़ा तो चेंज होगा, बट क्या हम लोग एक्चुअल रिटर्न और इसको कंपेयर कर सकते हैं? यस एब्सोल्युटली। सो एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। एक्चुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे प्लीज बताओ मुझे। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक तो एवरेज ले लो और तीनों का निकाल लो, बट उससे बेटर रहेगा हर साल देख लो परफॉर्मेंस किसका बेस्ट हुआ। पहले साल में किसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, सेकंड ईयर में किसका हुआ, थर्ड ईयर में किसका हुआ। दिस इज मच मोर लॉजिकल, समझ लो, रादर देन एवरेज मान के चलना। सो तीनों ईयर्स का परफॉर्मेंस हम लोगों को चाहिए। रेट द फंड मैनेजर्स ऑफ एक्स वाई जेड, कौन से ईयर में कौन से फंड मैनेजर ने कितना अच्छा काम करा। सही है, चलो तो मैं आंसर सॉल्व करने जा रहा हूँ इसका। सेल्फ नोट दे रहा हूँ एक, कि कैसे पता लगेगा हम लोगों को कि यहाँ पे हमें जेंसन अल्फा यूज करना है। क्या यूज करना है? हाउ आई कम टू नो दैट आई नीड टू यूज जेंसन अल्फा ओवर हियर, उसके रिगार्डिंग सेल्फ नोट दे रहा हूँ, प्लीज लिख के ले लो। इन द क्वेश्चन we have been asked to rank the fund managers based on their performance, funds performance. In mutual fund, primarily we have three techniques out of some other various that is
शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेंसन अल्फा। प्राइमरी बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, नहीं तो बोलोगे सर बाकी क्यों नहीं दिया आपने, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो, एम स्क्वायर मेजर, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? बस एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर प्राइमरीली 3 टेक्निक्स बोल रहा हूँ। शार्पे रेशियो नीट, consider standard deviation in bracket total risk and considers beta of each independent portfolio, since here this information is not available we can calculate Jensen alpha for each project and rank the fund managers for each year separately। ठीक है, सिर्फ सेल्फ नोट है, इतना रामायण महाभारत अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, समझ रहे हो क्या? ठीक है, बस समझने के लिए रिवीजन के टाइम आपको कुछ दिक्कत आ गई कि कैसे समझ लिए, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो गाइस कम ऑन, आ जाओ मेरे साथ, आंसर करते हैं सॉल्व हम लोग। एज पर जेंसन अल्फा, एज पर जेंसन अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM। ठीक है, सो कैलकुलेशन फर्स्ट, calculation of expected return as per CAPM। तो इसमें मुझे मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न निकालना जरूरी है। मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू 153 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, so that is 15.3% पर एनम। ठीक है, एज पर CAPM, समझ रहे हो क्या? CAPM के हिसाब से ये काफ़ी इजी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा P। ERP बोल दिया तो भी चल जाएगा इधर। RF कितना है मेरे पास? 4.5% प्लस RM 15.3% माइनस 4.5% इंटू बेटा कितना है मेरा 1.35। सो ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा 19.08। ये हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं 19.08, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ जेंसन अल्फा। जेंसन अल्फा का कैलकुलेशन करना है तो मुझे तीनों का म्यूचुअल फंड का ये करना पड़ेगा। तो मैं एक टेबल ही बना रहे हम लोग, ध्यान दो। एक्स ऐसा कर दे ईयर,
उसके बाद में एक्स वाई जेड। ठीक है, बट इधर थोड़ी जगह रखना, बिकॉज हर एक इसमें दो दो कॉलम लेने पड़ेंगे ना मुझे। समझ रहे हो क्या आप लोग? हम्म। सो हर एक इसमें दो दो कॉलम कौन से आएंगे? सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल रिटर्न कितना है, एंड उसके बाद में एबनॉर्मल रिटर्न कितना है। ठीक है, एबनॉर्मल रिटर्न माने क्या? जेनसेन अल्फा। तो एक्चुअल रिटर्न, हम्म, रुक जाओ एक मिनट। ये 19.08 अभी कॉमन रहेगा सब जगह पे। इसको AR1 बोल देते हैं। AR2 अल्फा इज इक्वल टू AR2 माइनस 19.08%। AR3 अल्फा इज इक्वल टू AR3 माइनस 19.08%। ठीक है, 1 2 3। एक्चुअल रिटर्न कितना है, फटाफट इंसर्ट करो नंबर। अभी काफ़ी इजी है। 18.70%, 21.60%। आफ्टर दैट AR2 वाई का 17.20%, 18.25% and 22.15%, 17.10%, 18.60%, 22%। ठीक है गाइस, चलो अब ये कैलकुलेशन करो। 17.35 माइनस 19.08, दैट इज 1.73% निगेटिव। आफ्टर दैट 18.70 माइनस 19.08, 0.38% निगेटिव। 21.60 माइनस 19.08, सो ये बनेगा 1.6 प्लस 892। 1.6 प्लस 92 इज 2.52%। 17.20 माइनस 19.08 कितना बन रहा है, कितना बन रहा है? 1.08, 1.88। उसके बाद में अभी कैलकुलेशन फटाफट कर लेना तुम लोग। 0.83% एंड ये आएगा 3.07%। उसके बाद में लास्ट में 1.98% निगेटिव। आफ्टर दैट 0.48% निगेटिव। उसके बाद में लास्ट वन 2.92%। अभी देखो क्या हो रहा है साहब। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल ईयर का देखा मैंने कि परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। तो जेनसेन अल्फा सबसे ज्यादा पहले ईयर में कौन से इसने परफॉर्म करा, तो वो हम लोग देख सकते हैं इंडिविजुअल ईयर वाइज। या सर ओवरऑल मैंने बोला एवरेज बेसिस पे देखें, तो हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, तीनों का जेनसेन अल्फा का टोटल ले लो। 2.52 माइनस 1.73 माइनस 0.38, सो ये बन रहा है 0.41%। नेक्स्ट 3.07 माइनस 1.88 minus 0.83%, so 0.36%. And after that last one 2.93 minus 1.98 minus 0.48, 0.47%. 2.92, 2.92 minus 1.98 minus 0.48, 0.46% आ रहा है। ठीक है, सो ये क्या हुआ मेरा टोटल।
कि ओवरऑल सर तीनों सालों में मिलके इसने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, इसने कितना दिया और इसने कितना दिया। सो अभी मैं अगर कंक्लूजन करूं तो कंक्लूजन मेरा क्या बोलता है मुझे, कंसीडरिंग ओवरऑल 3 years, considering performance of overall 3 prior years as per Jensen's alpha फंड मैनेजर जिसका सबसे ज्यादा 46% फंड मैनेजर ऑफ पोर्टफोलियो जेड हैज परफॉर्म बेस्ट, परफॉर्म बेस्ट with rank 1 while fund manager of X has performed with rank 2 and the remaining Y has performed at lowest compared to X and Z, that is rank। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। समझ गए क्या आप लोगों को? ये हुआ टोटलिटी बेसिस पे, ये थोड़ा मोर लॉजिकल है जो हम लोग पहले ज़्यादा डिस्कस करे थे। ऑन द टोटल 3 years बेसिस, ऑन टोटल 3 years परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ईयर का वो लोग अगर पूछते तो हम लोग बता दें। दिस इज मच मोर लॉजिकल कि इंडिविजुअल ईयर से ज़्यादा तीनों साल में अगर इंफॉर्मेशन दिए तो तीनों साल में मिला के कुछ ने सबसे बेटर परफॉर्म किया, वो देखना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर का देखूँ, वो पूछे मुझे कि फर्स्ट ईयर में किसने बेटर परफॉर्म किया, तो एक्स ने बेटर परफॉर्म किया क्योंकि सबसे कम लॉस उसने दिया है। भले ही तीनों ने लॉस दिए बट एक्सपेक्टेड से कम दिया, बट सबसे कम डिफरेंस किसका है, एक्स का, तो एक्स ने बेटर परफॉर्म किया। वाई ने सेकंड रैंक एंड जेड ने थर्ड रैंक। देन सेकंड इसमें देखिए सेकंड ईयर में उसमें भी अगेन तीनों ने एक्सपेक्टेड से कम लिया है बट एक्स ने अगेन आउट परफॉर्म करा है, वो जेड ने सेकंड रैंक लिया है, वाई ने थर्ड रैंक। एंड थर्ड इसमें साहब अगर मैं तीनों को देखूँ तो वाई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जेड ने सेकंड रैंक पे एंड एक्स ने थर्ड रैंक पे। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इस वजह से जेड का जो है ना वो सबसे ज़्यादा बन रहा है, जेड का सबसे ज़्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि साहब वहाँ पे जो सेकंड ईयर में परफॉर्मेंस हुआ ना वो काफ़ी बढ़िया था एज कम्पेयर टू वाई, एज कम्पेयर टू वाई। एंड इन दैट सिनारियो पहले इसमें अगर मैं देखूँ तो पहले इसमें एक्स का कम परफॉर्मेंस था थर्ड ईयर में एज कम्पेयर टू जेड। ठीक है, एंड लॉस भी कम था पहले दोनों सालों में, एंड बिकॉज ऑफ विच ये परफॉर्मेंस ऐसा टोटलिटी बेसिस पे देखा तो जेड ने काफ़ी अच्छा किया, एक्स ने सेकंड रैंक पे किया एंड वाई ने थर्ड रैंक पे किया। आई होप यू गाइस आर क्लियर। ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लिख के ले लो अगर किसी को कुछ दिक्कत रहेगा तो। सेल्फ नोट लिखा होगा, अगर लिखा नहीं होगा तो प्लीज़ लिख लो, मैं दिखा रहा हूँ। पॉज कर लो वीडियो को फिर लिखो। आई एम मूविंग नेक्स्ट। पॉज करो वीडियो को एंड लिख के ले लो। आई एम मूविंग नेक्स्ट। पॉज करो वीडियो को एंड लिख के ले लो। जेनसन अल्फा निकाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, लास्ट वन, कंक्लूजन। ठीक है, चल। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा, इसको मार्क कर दो सब्जेक्टिव। इसमें चाहे अपना बंदा मन से आंसर लिख सकता है, कैसे लिखेगा देख लो। मन से मतलब वर्डिंग्स में थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकता है, कोई कम लिख सकता है, क्या है इंस्टीट्यूट क्या बोलता है वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, सो दैट मुझे मार्क्स दिलाने आपको नॉलेज के साथ। An aggressive mutual fund promises an expected return of 18% with a possible volatility of standard deviation of 20%,
बोले स्टैंडर्ड डिवीजन 20% रहेगा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न 18 का रहेगा, एक एग्रेसिव म्यूचुअल फंड ने प्रॉमिस करा। ऑन द अदर एंड कोई कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड था, उसने प्रॉमिस करा कि मैं 17% का रिटर्न दूंगा बट वोलेटिलिटी 19% का रहेगा। बोले ठीक है, कौन सा फंड आप लोग चाहोगे कि इन्वेस्ट करें? भाई डिपेंड करता है कौन है वो आप लोग में। जो बंदा हर्षद मेहता हो वो तो रिस्क लेगा और रिस्क करेगा किससे? शेयर मार्केट से। तो साहब जब वो बोल रहा है कि मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा तो वो बंदा तो 20% वाले एसडीके मतलब एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। बट अगर कोई बोले कि मुझे नहीं उतना रिस्क नहीं लेना, मुझे थोड़ा कम रिस्क लेना, तो वो तो कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में जाएगा जहाँ पे रिस्क कम है, वोलेटिलिटी 19% का है। बट वो ये भी देखना पड़ेगा उसको कि क्या 18% एंड 17% का डिफरेंस उसको बाहर आए क्या। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। जब मैं 18% रिटर्न लेता हूं तब मुझे रिस्क आता है 20% का। जब मैं कॉन्जर्वेटिव बोलता हूं तो 17% एंड 19% हो रहा है। तो 1% से रिस्क कम हो रहा है बट 1% से पूरा की पूरा रिटर्न भी कम हो रहा है। कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है वो देखना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज। समझ रहे हो क्या? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इट डिपेंड्स अपॉन, ऐसे ही आंसर लिखना है। इट डिपेंड्स अपॉन लिखो मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस एंड रिस्क टेकिंग एपेटाइट। रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं लिखना तो फिर एटीट्यूड लिख दो ऑफ द इन्वेस्टर। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इतना से लिखना। इफ वन इज कैपेबल टू टेक हाइएस्ट रिस्क, he shall invest in aggressive mutual fund where risk in bracket SD is higher by 1% compared to other, but also the return has compensated it। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में लिख दिया थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन बोथ इफ यू हैव मनी? क्या मैं दोनों में इन्वेस्ट करना चाहूंगा अगर मेरे पास पैसा है तो? ठीक है ना भाई, पैसा है तो क्यों टाइम पास कर रहा है, दोनों में कर सकता है तो इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुझे एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव दोनों का अप्रोच मिल जाएगा तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा। यस यस, इफ एन इन्वेस्टर has no constant of capital and assuming no alternative investment opportunity, better investment opportunity, no alternative better investment opportunity, he shall invest in both to gain the diversification benefits। and reduce the overall risk। Done। Assuming you can borrow money from your provident fund at an opportunity cost of 10%, which fund you would invest in your money? बोले अगर तुम लोग बोरो कर सकते हो पैसा तुम्हारे प्रोविडेंट फंड से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका 10%, तो आप लोग कौन से फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो कैन वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन ओवर हियर?
यस, क्या करेगा कैपिटल मार्केट लाइन? कैपिटल मार्केट लाइन बोलता है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है वो देखो, माइनस ओवर एंड अबव कि आप लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है। सो मेरा 18% अगर लो एग्रेसिव तो 18 माइनस 10 कितना बना, 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। बट 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने के लिए आई नीड टू टेक अ 20% का रिस्क एज वेल, तो वो दिखना पड़ेगा। वैसे रेशियो निकालो एंड रेशियो निकाल के देखो सब कौन सा बेटा बनता है। ठीक है, एक्स्ट्रा रिटर्न जिसका ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द रिस्क उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, फॉर दिस स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन कैन बी कंसीडर्ड। कैसे करेंगे स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन? एग्रेसिव फंड के लिए मेरा ओवरऑल रिटर्न कितना है 18% माइनस 10% डिवाइडेड बाय 20%। एंड कंजर्वेटिव फंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 17% माइनस 10%, बट 1% से रिस्क भी कम हो रहा है। तो देखो कितना बनता है 0.40 एंड ये आ रहा है 0.368। तो ये मुझे 0.40 टाइम ज्यादा दे रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न, ये सिर्फ 0.368 टाइम्स। सो ऑब्वियसली एग्रेसिव फंड इज प्रेफरेबल सिंस value of aggressive fund higher than conservative fund. Conservative funds extra return compared to the risk. Aggressive fund is preferable. ठीक है, and the last one is, would you consider both funds if you could lend and borrow money at 10%? अगर आप लोग बोरो कर सकते हो एंड लेंड कर सकते हो पैसा 10% पे, तो क्या आप लोग दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे? यस, क्योंकि अगर मैं दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करूं तो मैं डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकता हूं। डी ऊपर जो किया था वही होगा ना, इधर क्या चेंज होने वाला है उसके वजह से? डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कैन बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन बोथ द फंड्स। ठीक है, चलो, तो इलस्ट्रेशन 30 इज ऑल्सो डन। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज BER, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम के पहले देखना जरूरी है, क्योंकि ये वर्डिंग्स वगैरह कैसे आंसर लिखे नहीं आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने ये लिया है क्वेश्चन, बाकी कुछ रीजन नहीं है। इलस्ट्रेशन 30 इज डन। नाउ एक हमारा कॉन्सेप्ट बचा है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। अभी इसका रिलेवेंस ऐसा है ना, दिस इज नॉट देयर इन CA फाइनल करिकुलम, ये सिर्फ CMA फाइनल के मॉड्यूल में दिया हुआ है। बट क्या होता है ना, CMA फाइनल के मॉड्यूल में देयर हैज नॉट गिवन अस द फार्मर्स मेजर वगैरह, बट क्वेश्चन पूछते हैं। CA फाइनल के मॉड्यूल में दे हैव नॉट गिवन अस सर्टेन थिंग्स, बट क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। सो दैट्स वाई मैं सभी चीजें ले लेता हूँ CA फाइनल के मॉड्यूल से भी और इधर से भी। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, CMA फाइनल के मॉड्यूल से भी ले लेता हूँ, CA फाइनल के, बिकॉज सिलेबस तो सेम है ना, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग। CA फाइनल के एग्जाम में पूछ लिए थे, CMA फाइनल के एग्जाम में भी पूछ लिए थे, जो मॉड्यूल के कंटेंट में कवर्ड नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नहीं आएगा, दे हैव गिवन समटाइम्स 1 और 2 लाइन नोट्स एंड पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे, सेंस नहीं बनता। जैसे CMA प्रैक्टिकल मॉड्यूल में CMA के कंटेंट में फार्मर्स मेजर का फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं दिया, कैसे करना है क्या करना है नाम भी नहीं दिया, बट क्वेश्चन पूछ लिए। समझ रहे हो, CMA भी ऐसा हुआ है, क्वेश्चन पूछ लिए।
सो नेक्स्ट थिंग, सीए में मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइम बताया था, एक क्वेश्चन पूछ लिए लोग, सिक्योरिटी एनालिसिस में एक क्वेश्चन पूछ लिए जो था ही नहीं. सो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन एंड व्हाई टू लिव इफ वी कैन अचीव दैट विथ वेरी मिनिमल एफर्ट्स. अगर हम कम एफर्ट्स में वो अचीव कर सकते हैं तो क्यों छोड़ना है. एंड दैट इज द रीजन ऑफ कंसिडरिंग दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. मॉर्निंग स्टार इंडेक्स गाइस, कम ऑन, अच्छे से ध्यान दो, काफी इजी है, काफी इजी है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा. देखना ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे, काफी इजी हो जाएगा. मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, इवैल्यूएशन ऑफ फंड एंड मार्केट. सो जो इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, वही में से एक टेक्निक आता है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स. क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड विद द मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, कैसे करना है सॉल्व क्या वगैरह. ठीक है, देखो द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन नंबर 23, द फॉलोइंग आर द मंथली रिटर्न्स फॉर एडवांटेज फंड. एक कोई एडवांटेज फंड है तो उसका एंड मार्केट पोर्टफोलियो का मंथली रिटर्न दिया है कि एडवांटेज फंड में मंथली रिटर्न कितना मिला एंड इसमें मार्केट पोर्टफोलियो में मंथली रिटर्न कितना मिला. एडवांटेज फंड का जैन टू दिसंबर तक का दे रहे 2%, 3%, -1%, वैसे वैसे. मार्केट पोर्टफोलियो में अगेन दिया. नेक्स्ट, assert in the excess return under the Morningstar index and rate its performance in comparison with the market portfolio if the risk free return is of 9% per annum. बोले अगर तुम्हारे पास RF 9% पर annum है तो Morningstar इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस रिटर्न कितना आएगा एंड रैंकिंग करो उसके परफॉर्मेंस का, रेट करो उनके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन विद द मार्केट पोर्टफोलियो. मार्केट के पोर्टफोलियो से कंपेयर करके उसका परफॉर्मेंस देखो कैसे आता है, कैसे हुआ है. गेटिंग माई पॉइंट. देखो साहब, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा एक पहले तो है ना लॉजिक समझ लो इसके पीछे. लॉजिक भी नहीं है कुछ, एक्चुअली बहुत इजी है. ये क्या बोलता है कि तुम्हारे पास में कुछ तुमने रिटर्न कमाया होगा, ओके, तो वो रिटर्न्स देखो कितने कमाए, उसका टोटल देखो. सो ये 12 महीने लिए, इसका टोटल देखा, टोटल रिटर्न कितना हुआ. ठीक है, बट कभी कभी साहब आप लोगों ने उस रिटर्न को आरएफ से कम कमाया होगा, सो लोअर देन आरएफ रहेगा. सो मान लो दो जगह पे लोअर देन आरएफ है, तो यहाँ पे तो आप जितना कमा सकते थे मिनिमम आरएफ, उससे कम लोग कमाए, सो यहाँ पे आपको लॉस हुआ. सही है, तो ये लॉस कितना हुआ वो देखो, उसका टोटल लो. एंड ये बोलता है कि टोटल रिटर्न जो ओवरऑल है उसमें से टोटल लॉस निकालो एंड देखो नेट रिटर्न कितना बनता है आपका. ठीक है, इसे ही करो. ये हुआ पोर्टफोलियो का, ये हुआ मार्केट का. मार्केट में देखो टोटल रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न का सम. एंड लॉस देखो कितने जगह पे होता है, सो 3 जगह पे शायद लॉस हुआ. लॉस कब, जब लोअर देन आरएफ कमाया. तो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा दिस विल रिजल्ट टू लॉस. तो ये लॉस का टोटल ले लो, ये लॉस का तीनों का टोटल ले लो. ठीक है, एंड देखो इन दोनों का नेट कितना बनता है. फिर नाउ नेट रिटर्न को कंपेयर करो, इस नेट रिटर्न को इसके साथ. मैं बोलूं अगर इसका नेट रिटर्न पोर्टफोलियो का बनता है मान लो 15% और इसका नेट रिटर्न बनता है कुछ 14%, तो मतलब क्या बोलता है, ओवरऑल मार्केट ऑन एन एवरेज मार्केट नेट रिटर्न कितना दिया मुझे 14%, बट पोर्टफोलियो ने दिया 15%, मतलब दिस हैज ओवर परफॉर्म द मार्केट. बट अगर मैं बोलूं सेकंड सिनारियो, अगर ये देता है कुछ 12% और मार्केट दिया है 14%, तो मतलब पोर्टफोलियो एज अंडर परफॉर्म्ड, ये अंडर परफॉर्म किया. यही है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स. मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स इज दिस वन कि हाउ मच एक्सेस रिटर्न यू हैव अर्न्ड. दिस इज मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, MSI, नेट रिटर्न. फिर चाहे तो इसको आप लोग पर एनम में निकाल सकते हो, नहीं तो सब पर मंथ में निकाल सकते हो. एंड मोस्ट प्रेफरेबल है पर मंथ निकालो क्योंकि मंथली डेटा दिया हुआ है. सो जो डेटा का फ्रीक्वेंसी है ना, बेस्ड ऑन दैट तुम लोग निकालो. सो डेटा के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे यू कैन टेक दिस एवरेज ऑफ दिस, सो डिवाइडेड बाई 12 करके यू कैन अराइव एट द पर मंथ कैलकुलेशन. यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 12 करो एंड यू विल गेट द पर मंथ नंबर. एंड देन इस पर मंथ को कंपेयर करो, इस पर मंथ को इसके साथ कंपेयर करो. दैट्स इट. लॉजिकल है, समझ गए क्या? क्लियर? दिस इज द MSI का कॉन्सेप्ट, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या करते हैं, इस रिटर्न का टोटल लेंगे. सो नाउ देखो एडवांटेज फंड का टोटल ले लो, टोटल रिटर्न कितना बनता है. सो 2 + 3 5, 4 -1 क्या ना 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 14, 15, ये हुआ 15% का रिटर्न.
नेक्स्ट मार्केट पोर्टफोलियो कितना दिया, 3 + 2 5, 5 7 10 10 3 13 -1 12 12 10 12 13 16%। ठीक है, so 15% of advantage fund, 16% by market portfolio. Guys, come on, we don't have to just compare these returns because there is loss as well ना, लॉस का भी रिस्क है ना। सो रिस्क कितना है लॉस का वो देख लो। सो लॉस कब होगा, जब आरएफ के नीचे पैसा कुछ कमा रहा है तो। सो आरएफ के नीचे 9%, बट ये पर एनम है, इसको कन्वर्ट करो पहले पर मंथ, क्योंकि ये जो रिटर्न दिए पर मंथ दिए ना। सो 9% डिवाइडेड बाई 12 करो, 9 डिवाइडेड बाई 12, ये बनता है 0.75%। नाउ देखो 0.75% के नीचे कभी किसी मंथ में कमाया क्या? यस एब्सोल्युटली। यहाँ पे देखो निगेटिव गया, मतलब 0.75% के नीचे गया, निगेटिव गया तो सो ये एक पहला रिस्क ऑफ लॉस आया। देन सर नेक्स्ट अगेन सर यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस आया, दो जगह पे 0.75% के नीचे गया तो। ठीक है, नेक्स्ट 0.75% के नीचे मार्केट पोर्टफोलियो कभी गया क्या? यस साहब, यहाँ पे गया एंड यहाँ पे गया। अगेन यहाँ पे दोनों रिस्क ऑफ लॉस आए। ये जो रिस्क ऑफ लॉस है ना, ये जो रिस्क ऑफ लॉस है, रिस्क ऑफ लॉस, इसको यहां से ना एडजस्ट कर लो। रिस्क ऑफ लॉस कितना है? बोले 0.75% से कितना नीचे गया, दोनों का डिफरेंस ले लो, -1 -0.75%। सो -1 -0.75% कितना हुआ, 1.75%। तो यहां पे रिस्क ऑफ लॉस आया 1.75%, यहां पर भी आया 1.75%, यहां पर कितना बना 2.75%, यहां पे कितना बना 2.75%। सो 2.75% प्लस दिस 1.75%, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या? सर ये जीरो वाले भी तो लेने पड़ेंगे ना साहब, गड़बड़ हो गई। जीरो भी तो आया ना 0.75% के नीचे, ये भी आया 0.75% का, ये आया 0.75%, ये आया 0.75%, 0.75%। ओके, सो टोटल करो रिस्क ऑफ लॉस का, 1.75 plus 0.75, that is going to give you the number of 2.5 plus this 2.75, मतलब 3.25 and 5.25%। सो यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस बनता है 5.25%, 5.25%। तो नेट रिटर्न कितना बनता है 15 - 5.25%। सो दिस इज 9.75% पर एनम। नेक्स्ट अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे 0.75 1.5 1.5 प्लस 1.75 दैट इज 3.25, 3.25 प्लस 2.75 दैट इज 6, तो 6%। तो 16 - 6 इज 10%। नाउ 9.75% का नेट रिटर्न बनता है एडवांटेज फंड में। मार्केट पोर्टफोलियो 10% देता है, विच इज द बेटर परफॉर्म मार्केट। सो विच इज बेटर परफॉर्मेंस, मार्केट पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर परफॉर्म किया पर एनम बेसिस पे। इसी को पर मंथ कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, यू विल गेट पर मंथ नंबर एंड दैट विल बी योर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। क्वेश्चन में ही सॉल्व करके दिखाया तो ऐसे बन रहा है, समझ रहे हो? एग्जाम में कैसे करना, एग्जाम में कुछ नहीं, यही सब चीजें टेबल में दिखाओ आप लोग एंड आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैसे करना है देखो साहब, आ जाओ मेरे साथ, अच्छे से कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ फटाफट से एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम आंसर लिखना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें, एग्जाम आंसर प्लीज़। तो मंथ आएगा पहले, तो टेबल बनाना पड़ेगा ना हर मंथ, उसका एडवांटेज फंड कितना बनता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लीज़। उसका रिस्क ऑफ लॉस, एक ही टेबल में दोनों ले लेंगे। मार्केट पोर्टफोलियो, उसका रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, सो मंथ जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा ये कैलकुलेशंस बनेंगे एंड टोटल आएगा नीचे, यहाँ पे आएगा
टोटल। सबके रिटर्न्स यहाँ पे पुट कर लो। मैं आगे का क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो होमवर्क दूंगा। 2%, 4%, 1%, 1%, 202, इसका टोटल बनता है 15%। हम लोग किए हैं। वैसे ही यहाँ पे टोटल आता है 5.25%, यहाँ पे आता है 16% और यहाँ पे आता है 6%। सो ये ऊपर के नंबर है ना, आप लोग कैसे करोगे, रिस्क ऑफ लॉस में बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा पहले आया था -1 -0.75, -1 -0.75 इज इक्वल टू 1.75%। समझ रहे हो क्या? -1 -0.75। सो ये जो कॉलम है -0.75 करने का, सो 1.75%। समझ रहे हो? तो ये लॉस है, तो मैं इसको निगेटिव नहीं दिखाना, प्लीज अंडरस्टैंड। लॉस ही है ना, तो निगेटिव 1.75% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे ये -0.75%, उसके नीचे -2.75%। तो ये तीनों का बन जाएगा -0.25%, निगेटिव लिखेंगे तो। मार्केट पोर्टफोलियो का 3%, 2%, 0%, 230, -1, थ्री, -2, +2, 1 एंड 3%। इसका टोटल बनेगा 16%। एंड अभी निगेटिव यहाँ पे देखो 0.75 के नीचे जा रहा है ये, सो -0.75%। यहाँ पर भी ये लॉस कहाँ पे था, रिस्क ऑफ लॉस, उसको मैं थोड़ा है ना इंडिकेट कर रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, सो 4 जगह था। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा -0.75%, -1.75%, -2.75%। सो ये बन जाएगा मेरा -6%। ठीक है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या बोलता है तुम लोगों को? मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, MSI, this is nothing but the excessive return. Excessive return, that is total return net of loss, net of risk of loss। तो अगर मैं टोटल रिटर्न नेट ऑफ रिस्क ऑफ लॉस करूं तो टोटल रिटर्न मेरा, अगर मैं देखूं यहां पे कितना बनेगा, MSI ऑफ एडवांटेज फंड 15%, -5.25%। तो ये बन जाएगा 9.75% पर एनम। यही बन जाएगा मेरा 9.75 डिवाइडेड बाई 0.813% पर मंथ। MSI ऑफ, ये क्या था, मार्केट पोर्टफोलियो 16% -6% इज इक्वल टू 10% पर एनम इज इक्वल टू 10/12 कर लो, 0.83% पर मंथ। सो एक्सेसिव रिटर्न कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है? यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब मार्केट ने ओवर परफॉर्म करा, एडवांटेज फंड ने अंडर परफॉर्म करा। सो कंक्लूजन, सिंस MSI of advantage fund is lower than market portfolio, lower than MSI of market portfolio,
it has underperformed the market. ठीक है, कि उसने अंडर परफॉर्मेंस दिया है मार्केट से, क्योंकि एमएसआई कम है। एमएसआई क्यों कम है तो अंडर परफॉर्मेंस आएगा, लॉजिकल है ना भैया। नेट रिटर्न मेरा इससे कम है, मार्केट से कम है। नेट रिटर्न में यहाँ पे 9.75% ही ले रहा हूँ या 0.813% ही ले रहा हूँ पर मंथ, बट मार्केट में मुझे 0.83 मिल रहा था ना। फिर फंड ने क्या परफॉर्म किया, मार्केट के कंपैरिजन में कम परफॉर्म किया, तो वही तो बात की, अंडर परफॉर्म द मार्केट। ठीक है, समझ गए क्या? दिस इज व्हाट योर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, काफी इजी है। सिर्फ आरएफ से कंपेयर करके रिस्क ऑफ लॉस निकालना, दिस इज द नया थिंग, बाकी कुछ नहीं, लॉजिक है। ठीक है, कुछ नहीं है। चलो, सो गाइज आई होप यू गाइज आर क्लियर। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 इज डन। इलिस्ट्रेशन नंबर 24 काफी इजी है, बट सिर्फ यहाँ पे अभी होमवर्क दे रहा हूं मैं, एंड आई डोंट थिंक इसको डिस्कस करने का जरूरत है, क्योंकि ये होमवर्क एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे एक चीज हुआ है, 2 के जगह पे 3 चीजें दी है। ठीक है, बट मंथ्स कम दिए, वहां पे 12 महीने थे, यहाँ पे 6 महीने दिए, तो कैलकुलेशन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। बस यहाँ पे 3 चीजें दी, 2 फंड्स दिए एंड मार्केट पोर्टफोलियो दिया। कैलकुलेशन बस 3 टाइम करना पड़ेगा इन तीनों का। ठीक है, इन तीनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम एंड मार्केट पोर्टफोलियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। तो ये तीनों का टोटल लेंगे सबसे पहले, तीनों का टोटल बन जाना चाहिए आपका। फंड एम का टोटल रिटर्न बनेगा, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको गाइस, कम ऑन। फंड एम का टोटल रिटर्न बनेगा 3.25, 4, 4.75, 3.75, 3, 6 एंड 7.5, 7.5, 8, 8.75, 8.75%। मुँह पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, इसलिए कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 8.75%, गलत हुआ तो आप लोग रेक्टिफाई करना प्लीज। फंड एन 2.5, 1.25, 1.25, that is 2, 2, 4, 4, 6.25 and 6.5, 7.5% per annum. Market portfolio 1.25, 2.25, 3, 4, 4, 4.5 and 7.5%. ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस 6% के नीचे कहीं पे जा रहा है क्या? 6% डिवाइडेड बाई 12 मतलब 0.50% पर मंथ। समझ रहे हो क्या? ये पर एनम दिया। सो 0.50% के नीचे कहाँ पे जा रहा? यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ 0.50% के नीचे यहाँ पे, यहाँ पर भी जा रहा है। ठीक है, सो दो जगह पे लॉस आएगा। पॉइंट 75 आया, उसके बाद में 0.25 आया। ठीक है, ठीक है, सो 2 जगह पे लॉस आया। ऊपर भी इसमें भी 2 जगह पे ये है, क्लियर। एंड पहले इसमें भी 2 जगह पे ही है, एक बार चेक करके ले रहा हूँ, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह होता है तो तुरंत बताने को। ठीक है, हाँ चलो, तो ये रिस्क ऑफ लॉस लेंगे, कितना बनेगा? यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस बनेगा -1 -0.5, सो दैट इज 1.5% नेगेटिव, ऑब्वियसली 0 नेगेटिव 0.5%। सो इसका नंबर कितना बनेगा? 1.5 प्लस 0.5 2, 8.75 माइनस 2 दैट इज 6.75, 6.75%, 6.75% is the per annum MSI, per annum MSI morning star index. Next 1.25 minus 0.5, 1.75, 1.75 minus 0.5, 1.75 प्लस 0.5 करना, तो दैट इज 2.25, 2.25 इधर से निकाल लो, सो 5.25, 5.25%। and next one 0.75 plus 0.50, that is gonna give you 1.25%, 1.25 और ये निकाल लो 0.25, तो 1.5%, 1.5% यहाँ से निकालेंगे 6%, तो आपका MSI बनता है 6.75%। फंड एम आएगा रैंक 1 पे, मार्केट पोर्टफोलियो आएगा सेकंड रैंक पे, एंड फंड एन आएगा थर्ड रैंक पे। एक बार चेक करने दो, फंड एम हैज परफॉर्म बेटर देन मार्केट पोर्टफोलियो व्हाइल फंड एन हैज नॉट परफॉर्म एज गुड एज द मार्केट पोर्टफोलियो। सही है, वही तो बात हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 परफेक्ट। तो ये आपका नंबर बनेगा रैंकिंग, ये रैंकिंग दे दिया मैंने। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से ये चीजें ध्यान में आ गई होगी। ठीक है, MSI इज वेरी 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 इजी। इतना एक प्रॉपरली ना ऊपर जैसे किया था हम लोगों ने कैलकुलेट, वैसे कर लेना होमवर्क करके। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी
खत्म हो जाता है म्यूचुअल फंड। ऑब्वियसली आरटीपी एमटीपी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अलग से करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा म्यूचुअल फंड का पूरा की पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को कुछ शंका रहेगा, सवाल रहेगा, दिक्कत रहेगा तो प्लीज लेट मी नो गाइस। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ गया, काफी ज्यादा समय लिया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपके एग्जामिनेशन में आपको इसका दिखने वाला है, ठीक है। चलो गाइस, तो अच्छे से ध्यान रखो अपना, खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू चैप्टर एकदम बढ़िया से। टेक केयर एंड बाय बाय।